बाइकार्बोनेट आयंस जो होते हैं वो एसिडिक मीडियम में CO2 देते हैं। मैक्सिमम जो वेटेज होता है एडवांस में वो होता है केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन और सॉल्ट एनालिसिस का। और ब्लॉक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़ा सा मिक्स वे में आ सकते हैं, कभी कभी प्योर भी आ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, प्योर ब्लॉक केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जैसे मैंने अभी बीच बीच में कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस कराए, लेकिन क्लियरिटी नहीं होती कि मतलब किस तरह से प्योर ब्लॉक केमिस्ट्री का आएगा ही आएगा, ये जरूरी नहीं होता। और ये क्या करता है बेटा, जब हाइड्रोलाइज होता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और C2H2 बनाता है। ये बात समझ में आ गई? हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण, क्या हालचाल? बढ़िया, फाइन। चलिए, तो अभी आज हम जो चैप्टर लेके आए हैं आपके सामने वो है बेटा D एंड F ब्लॉक, लेकिन उसके साथ मैंने थोड़ा S ब्लॉक और हाइड्रोजन कंपाउंड के क्वेश्चंस को भी ऐड किया है। ऐसा इसलिए किया है कि भाई S ब्लॉक और हाइड्रोजन कंपाउंड आपको भी पता ही है कि वो मेंस में से तो हटा दिए गए, एडवांस में अभी क्या सीन रहेगा ये थोड़ा सा क्लियर होना बाकी है। तो इनकेस अगर एडवांस के सिलेबस में रहते हैं तो मैं आपको S ब्लॉक और हाइड्रोजन कंपाउंड के बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आगे प्रोवाइड करा दूंगा। फिलहाल हम D एंड F पे फोकस करेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने S ब्लॉक के क्वेश्चन लिए हैं वो भी कहीं ना कहीं D ब्लॉक से उनका कुछ ना कुछ लिंक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो आइए D एंड F ब्लॉक पे हम ज्यादा फोकस करेंगे और इस लेक्चर को ध्यान से देखेंगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए क्या लिखा हुआ है, an alkaline earth metal gives a salt with chlorine which is soluble in water at room temperature. It's also formed insoluble sulfate whose mixture with a sulfide of transition metal is called lithophone. देखो यार, सीधी सी बात है, यहाँ पे अगर मैं पूरे क्वेश्चन की स्टडी करूं तो मुझे दो हिंट मिले। कितने हिंट मिले? दो। एक तो इसका जो सल्फेट है वो इनसॉल्युबल है, नंबर वन। नंबर सेकंड हिंट मिला लिथोफोन। लिथोफोन बहुत ही बड़ा हिंट है। लिथोफोन का फॉर्मूला होता है BaSO4 प्लस ZnS। वो कह रहा है ना, ट्रांजिशन मेटल का जो सल्फाइड होता है उसके साथ बनाता है। हालांकि इस लैंग्वेज में एक छोटा सा करेक्शन ये है, उससे बोला है ट्रांजिशन मेटल का सल्फाइड। जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता, लेकिन उसने एक जनरल वे में बात कर ली कि ट्रांजिशन मेटल का सल्फाइड यानी कि D ब्लॉक मेटल का सल्फाइड। तो हालांकि हम जिंक के लिए ट्रांजिशन वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। खैर, तो कुल मिलाकर के लिथोफोन यहाँ पे है, सबसे अच्छी इंफॉर्मेशन है जिससे हमें पता चल गया कि बात जो हो रही है वो BaSO4 की हो रही है। किसकी हो रही है? BaSO4 की हो रही है। ओके, तो आंसर क्या हो गया बेटा? इसका आंसर क्या हो गया? Ba। अच्छा, सल्फेट से भी एक हिंट मिलता है, क्योंकि हमने पढ़ा है ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट BsP यानी कि Ba+2 Sr+2 Pb+2। तो Sr भी हो सकता था, लेकिन एंड में जाके उसने लिथोफोन बोल दिया, इसलिए बात ही खत्म हो गई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द करेक्ट स्टेटमेंट इज (R). हाँ जी, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? देखिए, BeCl2 क्या एक कोवेलेंट कंपाउंड है? बिल्कुल सही। हाँ, याद करिए, BeX2 क्या है बेटा? कोवेलेंट कंपाउंड है। ये बात समझ में आ रही है? क्या है? कोवेलेंट कंपाउंड है, ये बात ध्यान रखना। और यहां पे X क्या है? सभी कोई है, हर एक कोई है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, BeCl2 इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। हाँ, बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है और इसीलिए ये क्या कर रहा है? बैक बॉन्डिंग भी शो करता है और डाइमर बनाने में भी कैपेबल होता है, दोनों काम करने में कैपेबल होता है। ये बात ध्यान रखना, ये ऐसा मॉलिक्यूल है जो डाइमर भी बना सकता है और इसमें बैक बॉन्डिंग के कैरेक्टर भी देखने को मिलते हैं। दोनों कैरेक्टर साइमल्टेनियसली देखने को मिलते हैं। क्या डाइमर बना सकता है? हाँ, अभी बताया ना, बिल्कुल बना सकता है। और कौन सी इसमें डाइमर कौन सा होगा? 3C2 या 4E वाला? तो आंसर इज 3C4E वाला। रीजन इसलिए क्योंकि इसके जो सराउंडिंग एटम है उसके पास, आई रिपीट, सराउंडिंग एटम के पास लोन पेयर है। तो सराउंडिंग एटम के पास अगर लोन पेयर है तो फाइनली वो ये काम करेगा ही करेगा। तो फाइनल आंसर इसका क्या हो गया बेटा? ABC हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following carbonate of alkali metal, ठीक है, has the least thermal stability? भाई, अगर ये फर्स्ट ए ग्रुप के हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? फर्स्ट ए ग्रुप के हैं,
तो लिथियम कार्बोनेट ले लें, फिर सोडियम कार्बोनेट, फिर पोटेशियम कार्बोनेट, फिर रुबिडियम कार्बोनेट, और आखिरी में जाके हमने किसको ले लिया, सीजियम कार्बोनेट। ऊपर से नीचे जब हम जा रहे हैं, कैटायन का साइज बड़ा होता जा रहा है, पाई कम होता जा रहा है, आयनिक कैरेक्टर बढ़ते जा रहे हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर कम होते जा रहे हैं, थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है। तो ये तो सारे के सारे क्या है बेटा, ऑन हीटिंग कोई रिएक्शन नहीं देते, नो रिएक्शन। सिर्फ एक लिथियम कार्बोनेट है जो ऑन हीटिंग रिएक्शन दे सकता है। तो लीस्ट थर्मली स्टेबल की अगर हम बात करें तो वो आंसर क्या होगा हमारा, Li2CO3, यानी कि आंसर इज ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज एज एन एंटासिड इन केमिकल, किसको बोला जाता है, क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो वैसे तो कुछ कुछ नाम से ही आइडिया लग गया, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, आंसर इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह से कुछ आपको नाम याद रखने चाहिए, जैसे लाइम वाटर में हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेराइटा वाटर में हम बेरियम हाइड्रोक्साइड वर्ड का फॉर्मूला यूज करते हैं। उसी तरह से मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हमारा अब याद रहना चाहिए, क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आ रही है, क्या एल्कली मेटल है विच फॉर्म्स नॉर्मल ऑक्साइड, पेरोक्साइड एज वेल एज सुपर ऑक्साइड। देखो नॉर्मल ऑक्साइड, पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड थोड़ा सा अंतर है, क्या, कि अगर हम फर्स्ट ए ग्रुप में बात करें, किस में बात करें बेटा, फर्स्ट ए ग्रुप में, तो हो गया लिथियम, ठीक है, और सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। ये जो हैं ये नॉर्मल ऑक्साइड बनाने में बिलीव करते हैं। कैसा ऑक्साइड बनाने में बिलीव करते हैं बेटा, नॉर्मल ऑक्साइड बनाने में बिलीव करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं सोडियम की, किसकी बात करूं, सोडियम की, तो ये नॉर्मल ऑक्साइड तो बनाता ही है, उसके अलावा पेरोक्साइड भी बनाता है। क्या बनाता है बेटा, पेरोक्साइड भी बनाता है। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अगर इन तीनों की बात करें तो ये नॉर्मल ऑक्साइड भी बनाता है, ठीक है, पेरोक्साइड भी बनाता है और सुपर ऑक्साइड भी बनाता है। तीनों तरह के ऑक्साइड्स बनाने में बिलीव करता है, ठीक है ना। फॉर्मूला वाइज लिखे देता हूं ताकि किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन ना रहे। ओके, नॉर्मल ऑक्साइड की बात करें तो हम जैसे बोल सकते हैं M2O, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ नॉर्मल ऑक्साइड। नॉर्मल ऑक्साइड ये भी क्या बनाएगा, M2O, साथ में क्या बना सकता है, M2O2, यानी कि पेरोक्साइड भी बना सकता है। लेकिन ये क्या कर सकते हैं बेटा, ये बना सकते हैं M2O यानी कि नॉर्मल ऑक्साइड, पेरोक्साइड भी बना सकते हैं और साथ में सुपर ऑक्साइड भी बना सकते हैं। तो फाइनल बात आती है आंसर की, तो पोटेशियम और रुबिडियम, ठीक है ना, आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, सॉल्ट विच फाइंड्स यूजेस इन क्वालिटेटिव इनऑर्गेनिक एनालिसिस। याद करो हमने कुछ ड्राई टेस्ट पढ़े थे, जब हमने सॉल्ट एनालिसिस पढ़ा था तो हमने कुछ ड्राई टेस्ट पढ़े थे। ड्राई टेस्ट में हमने क्या पढ़ा था, जैसे फ्लेम टेस्ट, बोरेक्स बीट टेस्ट, है ना। उसी तरह से याद करो हमने पढ़ा था फॉस्फेट बीट टेस्ट, ठीक है। तो फॉस्फेट बीट टेस्ट जो होता है जिसमें हम सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट का यूज करते हैं कलर्ड डी ब्लॉक कैटायंस को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में अगर यूज होता है तो वो किसका होता है, माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट का होता है, ठीक है, सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट का। क्लियर है भाई। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। ये थोड़ा सा मेमोरी बेस है। फायर एक्सटिंग्विशर में क्या यूज होता है, तो भाई सीधी सी बात है, आंसर इज बी। लॉजिक थोड़ा सा इस तरह का है कि बाइकार्बोनेट आयंस जो होते हैं वो एसिडिक मीडियम में CO2 देते हैं। क्या देते हैं, CO2। और CO2 क्या करती है बेटा, आग बुझाने में हेल्पफुल होती है। तो फाइनली इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं कि बाइकार्बोनेट विद H2SO4, क्योंकि वो देती है CO2। इसको इस तरह से आप दिमाग में बैठा सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देख लीजिएगा। सीजियम पॉलीब्रोमाइड, सीजियम पॉलीब्रोमाइड यानी कि ये किसका कॉम्बिनेशन है? CsBr3। बेटा ये कॉम्बिनेशन है CS प्लस और Br3 माइनस का। उसका रीजन ये है कि बेटा सीजियम फर्स्ट ए ग्रुप का है। सीजियम किसका है? फर्स्ट ए ग्रुप का है। और फर्स्ट ए वाले +1 के अलावा और क्या शो करेंगे? तो बेटा सीजियम +1 ही शो करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बना नहीं सकता, +3 शो कर नहीं सकता। तो फाइनल आंसर C के अलावा कोई होगा ही नहीं, यानी कि CS प्लस Br3 माइनस। और ये क्वेश्चन आए हुए हैं, आई रिपीट ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंपाउंड, कुछ बच्चों ने पूछा था कि सर वेटेज कैसा होता है, ठीक है ना। अचानक मुझे इससे याद आया, देखिए एडवांस में सबसे ज्यादा जो वेटेज होता है, मैं बहुत ईमानदारी से बताऊं, मैक्सिमम जो वेटेज होता है एडवांस में वो होता है केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन और सॉल्ट एनालिसिस का, ठीक है। और ब्लॉक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़ा सा मिक्स वे में आ सकते हैं, ठीक है। कभी कभी प्योर भी आ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, प्योर ब्लॉक केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जैसे मैंने अभी बीच बीच में कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस कराए, लेकिन क्लियरिटी नहीं होती कि मतलब किस तरह से प्योर ब्लॉक केमिस्ट्री का आएगा ही आएगा, ये जरूरी नहीं होता। अक्सर रिएक्शन मिक्स करके पूछ लिया जाता है, या एक साथ 2-3 कंसेप्ट को कभी कभी मिक्स करके पूछ लिया जाता है। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस ब्लॉक केमिस्ट्री को थोड़ा थोड़ा इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस को करते रहिए, तो आपके बड़े क्वेश्चंस धीरे धीरे अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। तो वेटेज जैसा कि आप लोगों ने पूछा था, मैक्सिमम जो वेटेज होता है वो नो डाउट इन इट सबसे ज्यादा केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन और ब्लॉक केमिस्ट्री सॉल्ट एनालिसिस से होता है। सेकंड नंबर पे आप कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, इनके अलावा अगर पूछा जाए तो फिर ब्लॉक केमिस्ट्री जिंदाबाद, उसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसलिए मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस भी लाया हूं, और बीच बीच में थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस भी आते रहेंगे। जैसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत याद करो, मैंने लेंथी क्वेश्चन से ही की थी, है ना। तो इसमें क्या किया था, 2-3 चीजों को मिक्स कर दिया था। अब आप ऐसे समझिए, पूछ एस ब्लॉक के मेटल के बारे में रहा है, एग्जाम्पल वो लिथोफोन का ले रहा है, तो देखिए उससे 2 अलग अलग चीजों को मिक्स करके पूछ लिया था। तो कभी प्योर ब्लॉक केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, वैसे तो कोऑर्डिनेशन, केमिकल बॉन्डिंग और सॉल्ट एनालिसिस से मैक्सिमम क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। और रही बात सॉल्ट एनालिसिस के क्वेश्चंस को, तो उन क्वेश्चंस को आप सॉल्ट एनालिसिस का बोल दीजिए, या उनको एस ब्लॉक का बोल दीजिए, या पी ब्लॉक का बोल दीजिए, या डी ब्लॉक का बोल दीजिए, या हाइड्रोजन्स कंपाउंड का बोल दीजिए, बात एक ही है। ओके चलिए, कंपाउंड विच हैव OO बॉन्ड इज ओब्लिगाट प्रेजेंट। देखिए OO बॉन्ड का मतलब यह है कि वो परॉक्सी बॉन्ड के बारे में पूछ रहा है। तो बेटा बेरियम जो है पहला BaO2, अगर मैं इसको तोड़ूं तो ये Ba2+ और O2 माइनस में ब्रेक होता है, और O2 माइनस जो होता है वो परॉक्सी बॉन्ड होता है, परॉक्सी मतलब परॉक्साइड होता है, यानी कि इसे परॉक्सी बॉन्ड होगा। एक इसका आंसर क्या हो गया, A। अच्छा Na2O2 को तोड़ूं तो 2Na+ और O2 2- होगा, यानी कि इसमें भी परॉक्सी बॉन्ड होगा। CrO5 सभी जानते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, तो इसमें भी परॉक्सी बॉन्ड होगा, आई मीन परॉक्सी लिंकेज होगा। क्लियर है भाई। बस Fe2O3 को आप नहीं कह सकते हैं, ये अलग तरह का सेस्क्यू ऑक्साइड है, इससे परॉक्सी बॉन्ड नहीं होता है। तो फाइनल आंसर क्या हो गया हमारा, A, B और C हो गया। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाईली प्योर डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम इन अमोनिया, यानी कि हमने सोडियम को लिया और किसमें डाल दिया बेटा, अमोनिया में डाल दिया। क्या है पहला, क्या ये ब्लू कलरेशन शो करेगा, हाँ ड्यू टू सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन, जी हाँ इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से ये ब्लू कलर इसमें अपीयर होगा। पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। याद करिए सोडियम को जब हम क्या करेंगे बेटा, लिक्विड अमोनिया में डाल देंगे, किस में डाल देंगे, लिक्विड अमोनिया में डाल देंगे। लिक्विड अमोनिया और एक्वस अमोनिया दोनों अलग चीज होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। एक्वस अमोनिया मतलब NH4OH, लिक्विड अमोनिया मतलब
ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो किस में पास पास मॉलिक्यूल आया, वो गैस से किस में कन्वर्ट हो गए, लिक्विड में। तो लिक्विड अमोनिया में हमने क्या किया, सोडियम को डाल दिया। तो सोडियम को जैसे ही हमने डाल दिया तो ये खुद Na+ हो गया और चारों तरफ से अमोनिया से घिर गया, और ये इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया, ये चारों तरफ से अमोनिया से घिर गया। इसको बोलते हैं अमोनिनेटेड मेटल और इसको बोलते हैं अमोनिनेटेड इलेक्ट्रॉन। तो इसकी वजह से क्या आता है बेटा, कलर आता है इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है। और कंडक्टिविटी के लिए अगर देखा जाए तो दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कंडक्टिविटी के लिए क्या होते हैं बेटा, दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जिस समय मैं एस ब्लॉक पढ़ा रहा था मैंने ये पॉइंट नोट कराया था कि कंडक्टिविटी की बात की जाए दोनों को रिस्पॉन्सिबल ठहराइए, आयन को भी और इलेक्ट्रॉन को भी। लेकिन अगर बात की जाए किसकी, कलर की, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन। तो फाइनल आंसर इज बॉम्बे, ठीक है ना, ए और बी। आगे देखे लेते हैं, शो रेड कलरेशन ड्यू टू सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन बट बैड, नहीं रेड कलरेशन नहीं होता, ये गलत है। प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस और कार्बोनेट, ये भी गलत है, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा फाइनली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरा अच्छे से ध्यान से एक बार देख लेना फिर मैं शुरू करूं। तो होपफुली आप लोगों ने आंसर अच्छे से देख लिया होगा। आइए अब मैं शुरू करता हूं। ये NaOH है और इसकी रिएक्शन हम CO से करा रहे हैं 200 डिग्री अप्रॉक्स टेम्परेचर पे। तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा X वो क्या होगा, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। ये जो CO होता है ये न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, लेकिन HOH यानी कि वाटर से रिएक्ट करता है एट हाई टेम्परेचर पर, ठीक है, विद 5 to 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, ओके। तो इस केस में HCOOH का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये फॉर्मिक एसिड बना है और सामने कौन है, बेस है। तो HCOOH और ये है बेस, आपस में रिएक्ट करके बनाएंगे बेटा सॉल्ट। क्या बनाएंगे, सॉल्ट। और क्या बनेगा, वाटर। तो फाइनल आंसर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्या, सी। सॉल्ट एनालिसिस जब हम पढ़ रहे थे, अब आप देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, हाँ, कि ये क्वेश्चन जो है बहुत ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन हमने किस में पढ़ा, सोडियम की वजह से एस ब्लॉक में पढ़ा। अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से इसको पी ब्लॉक में भी पढ़ा। और सबसे मजे की बात, इसकी रिएक्शन जो है वो हम दो जगह पढ़ते हैं, सॉल्ट एनालिसिस में भी पढ़ते हैं और जब केमिकल बॉन्डिंग आती है उसमें बताते हैं फैजान सूल में कि देखो CO, NO, N2O न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं, लेकिन CO जो होता है कभी कभी कुछ स्पेशल कंडीशंस में एसिडिक नेचर भी शो करता है। तो इसको हम केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ते हैं, सॉल्ट एनालिसिस में भी पढ़ते हैं, है ना। और सोडियम की वजह से इसको एस ब्लॉक में भी पढ़ते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से इसको पी ब्लॉक में भी पढ़ा जाता है। अब आप बताओ ये क्वेश्चन कहां का मानूं। तो इसलिए कह रहा हूं मिक्स क्वेश्चंस आते हैं जिनको डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है कि ये कहां का किसका कंसीडर किया जाए। अब मान लो किसी ने अगर इसको सॉल्ट में पढ़ाया होगा वो बोलेगा अरे देखो सॉल्ट से क्वेश्चन आया, किसी ने इसको ब्लॉक केमिस्ट्री में पढ़ाया होगा तो वो बोलेगा देखो ब्लॉक केमिस्ट्री से क्वेश्चन आया। तो इस तरह से क्या कहते हैं, इसको डिफरेंट मतलब डिफरेंशिएट करना पॉसिबल नहीं होता है कि ये कहां का है कहां का नहीं है, मिक्स क्वेश्चन आते हैं बेटा। लेकिन फिर भी कहूंगा कि केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, सॉल्ट एनालिसिस अच्छे से देख के जाना, मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं में से आने के चांस रहते हैं। बाकी भी इंपॉर्टेंट है लेकिन इनका वेटेज थोड़ा ज्यादा रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, BE2C है और वाटर से रिएक्ट कर रहा है और BeO बन रहा है, ठीक है। चलिए CaC2 है, वो भी वाटर से रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोक्साइड बन रहा है। यहां पे X और Y क्या है, देखिए ये एक तरह के आयनिक कार्बाइड हैं। कौन से कार्बाइड हैं, आयनिक कार्बाइड हैं। और जब आप BE2C को देखते हैं तो एक्चुअल में ये कैसे ब्रेक होता है, 2Be 2+ और C-4। तो जब आप इसको हाइड्रोलाइज करोगे तो नो डाउट इन इट OH- यहां जाएगा तो ये क्या बनाएगा, BeOH
होल ट्वाइस, और ऐसे कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 2, और ये H प्लस यहां जाएंगे तो क्या बनाएगा? CH4, यानी कि जो X होगा वो आपका क्या होगा? मेथेन, CH4। और इसीलिए Be2C को हम C1 टाइप कार्बाइड बोलते हैं। ऐसा कार्बाइड जो हाइड्रोलाइसिस पे सिंगल कार्बन प्रोडक्ट देता है तो C1 टाइप कार्बाइड कहलाता है। CaC2 की बात करें, किसकी बात करें? CaC2 की, तो एक्चुअल में दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ Ca2 प्लस और C2 माइनस, करेक्ट। और ये क्या करता है बेटा? जब हाइड्रोलाइज होता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और C2H2 बनाता है। ये बात समझ में आ गई? यानी कि एसिटिलीन बनाता है। तो बाय द एंड समरी इज दिस, आंसर इज क्या हो गया बेटा इसका? सी ऑप्शन इसका फिक्स हो गया। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेरिलियम हैलाइड डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है ना, और बेरिलियम हैलाइड आर आयनिक इन कैरेक्टर। देखो यार, पहला स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है और दूसरा जो है वो फॉल्स है। उसका रीजन बता दूं। सबको पता है कि बेरिलियम हैलाइड्स जो होते हैं, फ्लोराइड हो गए, क्लोराइड हो गए, ब्रोमाइड हो गए, आयोडाइड हो गए, ये सब कैसे होते हैं बेटा? ये कोवेलेंट कैरेक्टर के होते हैं। तो जो कोवेलेंट होगा वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा ही होगा, कौन सी बड़ी बात है। आयनिक होता तो हम बोलते पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। अच्छा, दूसरे में तो उसे साफ ही गलत लिख दिया कि बेरिलियम हैलाइड कैसे होते हैं? आयनिक होते हैं, ये गलत है। तो ध्यान रखना, बेरिलियम हैलाइड कोवेलेंट होते हैं, दैट्स व्हाई वो किसमें? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। क्या? ए इज ट्रू, लेकिन आर क्या है बेटा? फॉल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये भी बहुत अच्छा है, जरा ध्यान से देखिएगा। When CO2 is passed through lime water, it first turns milky. CO2 को हमने किसमें पास कराया? लाइम वाटर, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। टर्न्स मिल्की, बात बिल्कुल सही है, ड्यू टू CaCO3, and then solution becomes clear when passes of CO2 is continue। और जब हम लंबे समय तक एक्सेस में CO2 को मिलाते हैं तो सोल्यूशन क्लियर हो जाता है। रीजन? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बाइकार्बोनेट। तो पहला स्टेटमेंट जो मुझे दिखाई दे रहा है वो तो बिल्कुल क्या है? सही है, ट्रू है। आगे, मिल्कीनेस इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल CaCO3, हाँ, which then change to किसमें हो जाएगा? बाइकार्बोनेट इन एक्सेस ऑफ CO2, हाँ। तो पहला आंसर इसका क्या रहेगा? ए रहेगा। रीजन कि भाई ये स्टेटमेंट भी सही है और ये उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड ऑन द रिएक्शन विद एन एक्सेस ऑफ वाटर गिव्स। देखिए, 1 मोल मैग्नीशियम नाइट्राइड लेना है, यानी कि Mg3N2 को लेना है। किसको लेना है? Mg3N2 को लेना है। अब यार, मैग्नीशियम बहुत सिंपल सा तरीका है, दिमाग लगाओ। कैसे? मैग्नीशियम जो है वो +2 चार्ज लेके बैठा होगा, क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव या मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और नाइट्रोजन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए वो -3 चार्ज लेके बैठा होगा। तो ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो प्लस और ये माइनस लेके बैठा होगा। अब आप क्या करोगे? वाटर को लाओगे, हाइड्रोलाइज कराओगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाओगे, क्योंकि आपको पता है कि H प्लस और OH माइनस कौन कहां जाएगा, और साथ में अमोनिया बन जाएगा। साथ में क्या बन जाएगा बेटा? अमोनिया बन जाएगा। ये बात समझ में आ गई? तो बाय द एंड समरी इज दिस, इसके लिए हमें कितने वाटर मॉलिक्यूल चाहिए होंगे? 6 वाटर मॉलिक्यूल चाहिए होंगे। ये बात समझ में आई? तो 1 मोल मैग्नीशियम नाइट्राइड जब वाटर से रिएक्ट करेगा, हाँ, तो फाइनली क्या बनेगा? तो फाइनली 2 मोल अमोनिया के बनेंगे। आंसर इज सी। भाई, नाइट्रिक एसिड तो बनेगा नहीं, इसलिए इन 2 को तो उड़ा ही दो। बनेगा तो क्या? अमोनिया। और कितने मोल बनेंगे? सामने साफ दिखाई दे रहा है, 2 मोल बनेंगे। तो आंसर इज सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना। बेरिलियम और एल्यूमिनियम एग्जिबिट मैनी प्रॉपर्टी, ठीक है ना, विच आर सिमिलर बट द 2 एलिमेंट्स डिफर इन। सबसे पहले हम क्या करते हैं?
थोड़ा सा एक एग्जांपल लिए लेते हैं, बेरिलियम का लिए लेते हैं BeCl2 और एल्यूमिनियम का लिए लेते हैं AlCl3। ठीक है, अब थोड़ा इसको देख करके काम करते हैं। हाँ, जरा ध्यान से देखना, क्या ये दोनों कोवेलेंट होते हैं नहीं होते हैं? हाँ सर बिल्कुल होते हैं। तो सी ऑप्शन तो गया, सी ऑप्शन मतलब इसका नहीं हो सकता, वो तो क्या वो है, डिफर होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, तो सी ऑप्शन तो इसका आंसर नहीं होगा। हाइड्राइड लिए लेते हैं BeH2 और उधर क्या ले लेते हैं AlH3। क्या ये पॉलीमेरिक फॉर्म बनाते हैं? हाँ बिल्कुल बनाते हैं, ये भी पॉलीमर बनाता है, ये भी पॉलीमर बनाता है, बी भी इसका आंसर नहीं होगा। ऑक्साइड लिए लेते हैं BeO और क्या ले लें Al2O3। क्या दोनों के दोनों एम्फोटेरिक होते हैं? हाँ होते हैं, यानी कि सारी प्रॉपर्टीज सही हैं। हाइड्राइड ले लो, हैलाइड ले लो, ऑक्साइड ले लो, सब आपस में सिमिलरिटी शो कर रहे हैं। फिर अंतर क्या है? कोवेलेंसी। बेरिलियम जहां मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड बनाने में कैपेबल है मैक्सिमम। नॉर्मल 2 बनाता है, मैक्सिमम कितने बना सकता है? 4। वहीं एल्यूमिनियम नॉर्मली कितने बना पाता है बेटा? नॉर्मली, आई रिपीट, वहां पे एल्यूमिनियम 3 बना पाता है और मैक्सिमम 6 भी बना सकता है। तो ये जो है बेसिकली डिफर हो गया, डिफरेंट हो गया अपनी कोवेलेंसी को लेकर। अच्छा, नॉर्मल भी बात करें तो बेरिलियम 2 बना सकता है, एल्यूमिनियम 3 बना सकता है। मैक्सिमम की बात करें तो बेरिलियम 4 भी बना सकता है, एल्यूमिनियम 6 तक भी बॉन्ड बना सकता है। तो कुल मिलाकर के कोवेलेंसी में लेकर के क्या हो गया? डिफर हो गया, डिफरेंट हो गया। तो फाइनल आंसर इसका ए हो गया। कोई दिक्कत होपफुली नहीं आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ऑन हीटिंग, ठीक है ना, LiNO3। देखिए जो फर्स्ट ए ग्रुप के नाइट्राइड्स हैं, सॉरी नाइट्रेट्स हैं, वो थोड़ा सा अलग तरीके से बिहेव करते हैं। Na+, K+, Rb+, Cs+ अलग तरीके से ब्रेक होते हैं और लिथियम का जो नाइट्रेट है वो अलग तरीके से ब्रेक होता है। अच्छा, आप कहेंगे वो कैसे ब्रेक होता है? तो वो जैसे नॉर्मल नाइट्रेट को ब्रेक होना चाहिए वैसे ही ब्रेक होता है। कैसे? मेटल नाइट्रेट को कुछ इस तरीके से ब्रेक होना चाहिए, मेटल ऑक्साइड देना चाहिए, NO2 देना चाहिए, ऑक्सीजन देना चाहिए। तो लिथियम इसी तरीके से ब्रेक होता है जैसे कि सेकंड ए ग्रुप वाले ब्रेक होते हैं। अब लिथियम की डायगोनल रिलेशनशिप होती है किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ। तो दोनों सिमिलरिटी आपस में शो करते हैं। होपफुली ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अच्छा वहीं पे अगर मैं फर्स्ट ए ग्रुप में और ले लूं, सोडियम ले लूं, तो वो थोड़ा सा अलग तरीके से ब्रेक होते हैं। याद करो, ये सॉल्ट एनालिसिस में भी मैं बता चुका हूं। NaNO3 है, Na2O, सॉरी जस्ट ए सेकेंड, ये सबसे पहले NaNO2 और ऑक्सीजन में ब्रेक होता है और फिर फाइनली जब आप इसको हीट करते हो तो ये Na2O N2 और ऑक्सीजन में ब्रेक होता है। ये बात समझ में आ रही है? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट हैज इट्स हाइड्रेशन एंथैल्पी ग्रेटर देन इट्स लैटिस एंथैल्पी। ठीक है ना भाई, यह सीधी सी बात है। उसने क्या पूछा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट हैज इट्स हाइड्रेशन एंथैल्पी ग्रेटर देन इट्स लैटिस। तो भाई जो पानी में सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा, मान करके चलो, मतलब कहने का है हाइड्रेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी किससे? लैटिस एनर्जी से। इसका मतलब कंपाउंड कैसा होगा? सॉल्युबल। और अगर हाइड्रेशन एनर्जी कैसी है? लैटिस एनर्जी से कम, तो इसका मतलब क्या होगा? कंपाउंड इनसॉल्युबल। ओके, ये मान करके चलो। तो सीधी सी बात है, वो कह रहा है कि भाई इनमें सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी किसकी होगी। अब कॉमन सेंस लगाओ, ऐसे एक एक मेटल का तो पता करना पॉसिबल नहीं है भाई कि किसकी हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी कितनी कितनी है, तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। इन सब में सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन है? Be। तो भाई हम उसी को मान लेंगे कि BeSO4 में हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी एज कंपेयर टू किससे? लैटिस एंथैल्पी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, पहले लिखे देते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ओके, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा यूज होता है।
हमारे तो बहुत ज्यादा काम नहीं आता है, लेकिन ऑर्गेनिक में मैंने देखा है बहुत यूज होता है, ठीक है ना। आगे सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड के साथ, किसके साथ, SiCl4 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बनेगा, अरे वेरी सिंपल, LiCl बनेगा, AlCl3 बनेगा और SiH4 बनेगा। तो बाय द एंड समरी इज दिस, फाइनल इसका आंसर बॉम्बे होगा। क्या होगा बेटा इसका आंसर, फाइनली बॉम्बे होगा। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही बनते हैं, और भी तरह के और भी सिलेंस पाए जाते हैं, लेकिन हाँ जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है वो इसी की होती है। चलिए, द मेटल यूज फॉर मेकिंग एक्सरे ट्यूब विंडोज, ठीक है ना। हाँ भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा देखो, कभी कभी क्वेश्चन क्या होते हैं बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के बेस पे भी पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान रखना पड़ता है भाई। माना कि मेमोरी बेस है, बट ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक बेरिलियम जो होता है वो एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो अंदर उसका एक सॉल्यूशन पिला दिया जाता है पेशेंट को, या यूं कहिए वो अंदर बॉडी में ट्रांसफर करा दिया जाता है, जिसकी वजह से जब उसकी बॉडी की स्कैनिंग होती है तो उस कंडीशन में जहां जहां बेरिलियम होता है, जैसे भी होता है, तो उसकी वजह से, आई रिपीट, उसकी वजह से पूरी बॉडी में अंदर कहां क्या डेफिशिएंसी है ये बड़ी आसानी से पता चल जाता है। ओके, तो ये चीज ध्यान रखिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, बचपन में जब मेरे को भी बाई बर्थ क्या कहते हैं, मेरी भी अयोटा में बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही, फिर 2014 में एक बहुत बड़ी मेरी सर्जरी भी हुई, दैट इज बेंटाल प्रोसेस, ठीक है। बस यूं कहो कि उसमें मरते मरते ही बचे थे, बस क्या कहें, बहुत खतरनाक सर्जरी होती है। कभी तुम लोग गूगल पे सर्च करोगे तो तुम्हें पता चलेगा, उसमें सबसे जो मेन आर्टरी होती है अयोटा की, उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। खैर, तो बचपन में जब मैं बहुत छोटा था तो मुझे आज भी अच्छे से याद है, हाँ, कि कोई मशीन के आगे खड़ा कर दिया जाता है और बेरियम मील करके एक सॉल्यूशन आता है, वो इसी का शायद सॉल्यूशन होता है, और वो पिला दिया जाता है। फिर उसको सामने स्क्रीन पे दिखाया जाता है, तो जहां जहां वो बॉडी में फैलता जाता है, हाँ, नसों में जहां जहां, तो अंदर की जो डेफिशिएंसी है वो पता चल जाती है, ठीक है। ऐसा मुझे कुछ आधा अधूरा याद है, हाँ, बहुत एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन हाँ बस इतना मुझे पता है कि हाँ कुछ ऐसा मेरे साथ भी सॉल्यूशन मुझे दिया गया था। खैर, तो ये क्या होता है बेटा, ये यूज किया जाता है बॉडी में डेफिशिएंसी को पता करने के लिए, डिजीज को पता करने के लिए कि कहाँ क्या कमी है, क्या प्रॉब्लम है, लाइक दैट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NaH बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस पे तो मतलब यूं मान करके चलो, जब ये क्वेश्चन आया था तो अच्छे अच्छे हिल गए थे, हाँ, और सिर्फ इस वजह से हिल गए थे क्योंकि वो एक काम करके नहीं जाते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी चीज हो तो उसके अल्टरनेटिव नेम हमेशा याद रखो, ये बात मैं हमेशा बोलता हूं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि सिलिकेट्स का मैंने एग्जाम्पल दिया, ऑक्सी एसिड्स का एग्जाम्पल दिया, वैसे ही बात आती है हाइड्राइड्स की। तो हम आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड चिल्लाते रहते हैं, लेकिन सच्चाई है कि आयनिक कंपाउंड तो होता है ये, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सिर्फ आयनिक हाइड्राइड ही नहीं, हम इसको सेलाइन हाइड्राइड भी कह सकते हैं। तो अब वहां पे क्या हुआ कि आयनिक हाइड्राइड नाम ना आकर के क्या आ गया, सेलाइन हाइड्राइड नाम आ गया। तो भाई जब सेलाइन हाइड्राइड नाम आ गया, तो अब जिसको पता होगा कि भाई सेलाइन हाइड्राइड ही आयनिक हाइड्राइड है, बात समझ में आ रही है, यानी कि गंगाधरी शक्तिमान है, तो बाय द एंड समरी वो बता सकता है कि हाँ यार दोनों एक ही बात है। तो इस तरह के मैं क्वेश्चन बार बार आपसे कहता हूं कि आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं थोड़ी सी छोटी सी इंफॉर्मेशन हमसे रह जाती है। इसीलिए कहता हूं कभी भी किसी भी टॉपिक को अंडर एस्टिमेट मत करो, उसको सीरियसली पढ़ो। भाई जो काम करना है दिल से करो, ईमानदारी से करो, फिर बाकी जो होगा ऊपर वाले पे छोड़ दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिडिफाई KMnO4, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिडिफाई KMnO4 रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ सल्फाइड आयन इनटू सल्फेट आयन इज। इस क्वेश्चन को तो मैं दोबारा से पढ़ूंगा और बहुत अच्छे से सुनना।
द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिडिफाइड KMnO4 रिक्वायर्ड, यानी कि एसिडिफाइड KMnO4 के नंबर ऑफ मोल्स, कितने नंबर ऑफ मोल्स क्या है रिक्वायर्ड है, किसके लिए, 1 मोल सल्फाइड आयन को सल्फेट में कन्वर्ट करने के लिए। अब जिस बच्चे ने मैकेनिज्म को अच्छे से पढ़ा होगा, मैकेनिज्म को अच्छे से समझा होगा, वो इस क्वेश्चन को आराम से फोड़ के आएगा। बाकी बैठ करके मुंह देखता रहेगा कि भाई इस क्वेश्चन को क्या करूं, कैसे करूं। अब देखिए इसमें थोड़ा सा फिजिकल केमिस्ट्री भी मिक्स हो गई हल्की सी, और इनऑर्गेनिक तो खैर है सो है ही। कैसे, जरा आप ध्यान से देखना कैसे। एसिडिफाइड KMnO4, ये है KMnO4 और ये है आपका H2SO4। अब आपको याद हो तो देखो इसमें कितने सारे कंसेप्ट अप्लाई हो रहे हैं, जरा ध्यान से देखना कितने सारे। हाँ, सबसे पहले रिएक्शन बैलेंस करके क्वेश्चन पूछा गया है, तभी आप इसका आंसर दे सकते हो, यानी कि इसके लिए रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ेगी, एक बात। दूसरी बात, आपको ये पता होना चाहिए कि एसिडिक मीडियम में KMnO4 यानी कि Mn+7 किस में कन्वर्ट हो जाता है, Mn+2 में। तो भाई MnSO4 बनेगा, साथ में K2SO4 तो बनेगा ही बनेगा। अच्छा, साथ में H2O भी निकलेगी और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका मतलब ये ऑक्सीजन भी देगा। अब आप देखिए इसको बैलेंस करना पड़ेगा, कैसे। यहां पर K2SO4 है, सबसे पहले लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव को पकड़ो, वो पोटेशियम है। तो यहाँ पे K2SO4 है, तो इसको 2 कर दो, इसको 2 किया तो Mn खुद क्या हो गए, खुद के खुद ही ये क्या हो गए, 2 हो गए। चलो अभी तक तो ये बैलेंस हुआ। अब सल्फेट को बैलेंस करो, कितने सल्फेट हैं, 2 इधर है 1 उधर है, यानी कि ये लो 3 सल्फेट हो गए। अब 3H2 यानी कि वाटर को बैलेंस करो, ये लो भाई 3H2 हो गए। अच्छा, 3H2O के लिए जो O आया, आई रिपीट 3H2O के लिए जो O आया वो कहां से आया, सल्फेट से तो आया नहीं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो कौन है, KMnO4, यहां से आया। तो यहां कितने ऑक्सीजन है सर, 8, 8 में से 3 कंज्यूम हो गए, कितने बचे, 5। ये बात समझ में आ गई। अब एक सल्फाइड आयन है SO3 2- और एक ऑक्सीजन बस इसको मिल जाए तो ये अपने आप को धन्य समझेगा, SO4 2- में कन्वर्ट होगा। ये बात समझ में आ गई। तो इस स्टेप को मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि वहां पे 5O है, क्योंकि वहां पे 5O है। तो कहने का मतलब है 2 मोल KMnO4 5 मोल सल्फाइड आयन को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो मेरे हिसाब से समझ में आ ही गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। जस्ट अ सेकेंड, क्लियर है भाई। तो फाइनल इसका आंसर क्या होगा, होपफुली समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, CrO3 डिसॉल्व इन एक्वस NaOH टू गिव। देखो भाई CrO3 को अगर आप NaOH में डिसॉल्व करोगे तो क्या करेगा। देखो सबसे पहले तो समझो कि CrO3 जो है वो क्या है। देखिए डी ब्लॉक में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट एसिडिक बिहेवियर शो करती है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा नेचर रखती है, एसिडिक। वही फेजांस रूल इसके पीछे अप्लाई होता है, पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा, पोलराइजेशन उतना ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा, एसिडिक नेचर उतनी ज्यादा। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो बेस का काम करती है, आई मीन बेस की तरह रिएक्ट करती है। लेस पोलराइजेशन, लेस कोवेलेंट, मोर आयनिक एंड मोर बेसिक। और एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो होती है एम्फोटेरिक। क्या होती है, एम्फोटेरिक। तो यहां पे CrO3 जो है वो खुद एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, सामने कौन बैठा हुआ है, NaOH। अब NaOH आपने कैसा लिया है, एक्वस। कैसा लिया है, एक्वस। तो सबसे पहले आप H2O से इसकी रिएक्शन करा दीजिए, किसमें बदल जाएगा, CrO3 H2CrO4 में बदल जाएगा, हाइड्रोलाइज होके। H2CrO4 में 2 H+ आयन है रिप्लेसेबल, तो ये H2CrO4 और ये 2 NaOH आपस में रिएक्ट करके बनाएंगे Na2CrO4, करेक्ट।
तो बाय द एंड समरी स्थिस यहाँ पे क्रोमेट आयन दिखाई दे रहा है, यानी कि वो कह रहा है कि बेसिक मीडियम में ये क्रोमेट बन जाएगा। और बात भी सही है, हमने इफेक्ट ऑफ पीएच पढ़ा है, आई रिपीट हमने इफेक्ट ऑफ पीएच को भी देखा है, सब देखा ही है। खैर, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर, भाई कैसी होती है? ये S ब्लॉक है, ये P ब्लॉक है और ये D ब्लॉक है, ठीक है। तो भाई S ब्लॉक की आयनाइजेशन एनर्जी सबको पता है कि सबसे कम होती है, P ब्लॉक की भी पता है कि अच्छी खासी होती है। मतलब कहने का है लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो अब आप सोचिए कि इसका फाइनल आंसर क्या होगा? भाई क्या ये लेस देन P होगा? हाँ, बात तो सही है, एक तो A आंसर होगा। क्या ये मोर देन S होगा? हाँ। क्या ये लेस देन S होगा? ना। क्या ये मोर देन P होगा? ना। फाइनल आंसर क्या A B होगा? हाँ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिशन एलिमेंट हैविंग मोर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स देन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स S and P ब्लॉक ड्यू टू। याद करिए जब हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ रहे थे तब मैंने एक ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा था, लिखवाया भी था, करवाया भी था। मैंने कहा था कि आखिरकार क्या रीजन है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने की नेचर रखते हैं? तो जल्दी से बताइए, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने की नेचर किस लिए होती है? जल्दी बताइए, जो यहां पे ऑप्शन दिए गए हैं उनके बेसिस पे, क्योंकि डी ऑर्बिटल उनके पास क्या होता है बेटा? अवेलेबल होता है फॉर बॉन्डिंग। यहां पे जो ऑप्शन दिए गए हैं, अब आप बोलेंगे क्या इसके अलावा और भी कोई कंडीशन हो सकती है? हाँ, इसके अलावा और भी कंडीशन हो सकती है। साइज छोटा होता है, जेड इफेक्ट हाई होता है, बात समझ में आ रही है? अदर कंडीशंस क्या है? साइज छोटा है, जेड इफेक्ट बहुत हाई है। देखो यहां जो ऑप्शन दिए गए उनके बेसिस पे तो हम कह ही सकते हैं कि हाँ डी ऑर्बिटल अवेलेबल है। जो एस और पी ब्लॉक में बॉन्डिंग के लिए प्रॉपर अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए हम उसको यूज नहीं करते, ठीक है ना। लेकिन वहीं पे अगर हम डी ब्लॉक की बात करें तो वहां पे इजीली अवेलेबल होता है, जिसके लिए हम इसको यूज करते हैं। लेकिन इनके अलावा और कौन सी कंडीशन है? तो ये दोनों कंडीशन भी है रिस्पॉन्सिबल, जिसकी वजह से डी ब्लॉक के मेटल बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एमंग ट्रांजिशन एलिमेंट इज। याद करिए मैंने कई बार आपको लिखवाया था जब डी ब्लॉक पढ़ा रहा था, है ना। मैं ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ाते हुए कई बार आपको बोला था कि भाई सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता होनी चाहिए कि कौन कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो ऑस्मियम और रूथेनियम है जो मैक्सिमम +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो ये फिर रूठा ओसामा, ठीक है। और इसमें क्या होगा बेटा? ये +6 होगा और ये क्या होंगे बेटा? +8 होंगे। ये बात समझ में आ गई? या ऐसे भी याद रख सकते हैं, फेरस, आयरन को अपन फेरस बोलते हैं ना, तो सारी आवाज इसी में आ रही है, फेरस। ऑस्मियम, रा रूथेनियम, अस ऑस्मियम, ओके, फेरस, ठीक है। तो ये है एक ही ग्रुप के, लेकिन आयरन की नेचर है +6 बनाना है मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं। और ये +8 तक पहुंच जाते हैं। कहां तक पहुंच जाते हैं? +8 तक पहुंच जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाउंड ऑफ मर्करी यूज्ड इन कॉस्मेटिक, आयुर्वेदिक एंड यूनानी मेडिसिन्स नोन एज वर्मिलॉन, कौन होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मेमोरी बेस है मैं मानता हूं, लेकिन बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत जो मतलब बायोलॉजिकल जो इंपॉर्टेंस है मेटल्स की, आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको भी पढ़ के जाना जरूरी है। तो फाइनल आंसर इज HGS, ठीक है ना, जिसको हम यूजली यूज लेते हैं। बाकी आपको पता ही होगा Hg2Cl2 को हम कैलोमल, HgCl2 को कोरोसिव सब्लिमेट, ये सब कहते हैं, ये हम सॉल्ट एनालिसिस में देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाँ भाई, कॉइन्स मेटल या कॉइनेज मेटल्स क्या होते हैं, है ना, और कैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो होते कौन है। तो भाई कॉपर, सिल्वर और गोल्ड को, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड को कॉइन मेटल्स के नाम से जाना जाता है, जो कॉइन बनाने में यूज होते थे। पहले जमाने में सोने चांदी के भी सिक्के चलते थे, अब तो बंद हो गए। तो अगर किसी के पास फालतू पड़े हो तो मेरे को दे देना, मुझे कलेक्शन का शौक है, ठीक है ना। सिल्वर और गोल्ड के ही देना, कॉपर के तुम रख लेना, क्योंकि कुछ कलेक्शन तुम्हें भी करना चाहिए, है ना। तो सिल्वर और गोल्ड के मुझे दे देना, बेकार पड़े होंगे फालतू में, है ना, मैं उनको ऐसे ही कलेक्ट कर लूंगा, ठीक है ना। तो बाय द एंड समरी इज दिस, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड जो भी है वॉट एवर, ये क्वाइन मेटल्स कहलाते हैं। और ये इन सब में कौन है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। कौन है बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। तो फाइनल आंसर इज क्या हो गया बेटा इसका, डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए। आयरन बिकम्स पैसिव बाय फलाना ढिमाका ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फलाना ढिमाका। तो ये लाइन कुछ पहचानने में आ रही होगी, स्पेशली ऑप्शन देखकर। तो ऑप्शन कहता है कि 80% HNO3 के लिए ये पैसिव होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ये अपने चारों ओर ऑक्साइड की लेयर बना लेते हैं, मेटल ऑक्साइड की लेयर बना लेते हैं। तो अगर आपको याद हो तो मैंने बताया भी था, रेन कौन हो गया, 80% HNO3। आप क्या हो गए, मेटल, और उसमें क्या कहते हैं, जो ऊपर जो रेनकोट है वो कौन हो गया, मेटल ऑक्साइड की लेयर। तो आप हो गए मेटल, मेटल ऑक्साइड की लेयर क्या हो गई, रेनकोट, और रेन कौन हो गई, 80% HNO3। तो जैसे ही मान लो रेन आई, थोड़ा सा पानी के कांटेक्ट में आप आए, लेकिन आपने तुरंत अपने चारों ओर रेनकोट इस तरह से पहन लिया। तो कहने का मतलब है, जैसे ही मेटल 80% HNO3 के कांटेक्ट में आता है, तुरंत हल्की सी रिएक्शन होकर मेटल ऑक्साइड बना लेता है, और वो लेयर फिर आगे HNO3 से उस मेटल को रिएक्ट नहीं करने देती है। तो फाइनल आंसर इज दिस, ठीक है। Fe3O4 एक तरह का मिक्स ऑक्साइड है, पहले ही क्लियर कर दूं। कहा जाता है कि Fe3O4 क्या है बेटा, मिक्स ऑक्साइड है। किसका कॉम्बिनेशन है, FeO का और Fe2O3 का, FeO का और Fe2O3 का। ये बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेयर्स रिएजेंट यूज्ड टू डिटेक्ट, ठीक है ना, ऑलिफिनिक डबल बॉन्ड्स लाइक दैट। या सीधी सी बात है, वैसे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इसका ज्यादा यूज होता है, लेकिन फिर भी बाय द वे बता दें, कभी कभी ऐसी चीजें पूछ ली जाती हैं। 1% एल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन का यूज होता है, जो कि एक तरह का किस नाम से जाना जाता है बेटा, बेयर्स रिएजेंट के नाम से कंसीडर होता है। चलिए, इंटरस्टिशियल कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय, क्या होते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड और किसके थ्रू बनाए जाते हैं। देखिए, कभी भी क्या होता है, जो मेटल्स होते हैं वो इस तरीके से आपस में एक अरेंजमेंट शो करते हैं। जस्ट ए सेकेंड, लाइक दिस, इस तरीके से आपस में क्या शो करते हैं बेटा, अरेंजमेंट शो करते हैं, लाइक दिस। ओके, अब इस तरह के अरेंजमेंट में क्या होता है बेटा, बीच में वॉइड्स अपीयर हो जाते हैं, और इन वॉइड्स में आकर के हाइड्रोजन या फिर कार्बन, है ना, या नाइट्रोजन, कुछ ऐसे सब्सटेंस क्या हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, वो आकर के क्या हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। जैसे आपने एक पढ़ा भी होगा Fe3C, हाँ, सीमेंटाइट करके आपने पढ़ा भी होगा, जब अपन ने मेटलर्जी पढ़ी थी तो उसे बताया भी था। तो ये ही बस इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के नाम से जाने जाते हैं। तो डी ब्लॉक के मेटल्स का ये बहुत बड़ा एक कैरेक्टर होता है, वो यूजली इस तरह के कंपाउंड्स बनाना पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, CaSO4 सॉल्यूशन रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ KCN टू गिव, क्या करेगा। देखो एक्सेस वर्ड आ गया है, अच्छा CN जो है माइनस वो SFL है, और कॉपर डी ब्लॉक एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये बातें मत भूलना। तो सबसे पहले CuSO4 क्या करेगा बेटा, KCN से रिएक्ट करेगा।
चुपचाप CuCN होल ट्वाइस बनाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा क्या होगा, अनस्टेबल टाइप का होगा, यूं कहिए ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक हो जाएगा किसमें, Cu2Cn होल ट्वाइस में, यानी कि +2 से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +1 में, और साथ में देगा Cn का होल ट्वाइस, यानी कि साइनोजन। क्या देगा, साइनोजन। ये बात समझ में आ गई, क्लियर है भाई सभी को, क्या देगा, साइनोजन। अब जब मैं एक्सेस ऑफ KCN लाऊंगा तो मैं यहां पे K3CuCN होल 4 बनाऊंगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर हो गया ये। अब कुछ बच्चों को एक प्रॉब्लम होगी, वो बोलेंगे सर ये तो +2 था, हाँ या ना, और यहां पे तो ऑक्सीडेशन +1 आ रही है, यस और नो। तो देखो मैंने कहा ना, रिएक्शन के दौरान कभी कभी कॉम्प्लेक्स बनाते बनाते ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ सकता है, लेकिन यहां पे देखा जाए तो कायदे से वो नहीं हुआ है। आप जो सोच रहे हो वैसा नहीं हुआ है कि कॉम्प्लेक्स बनाते बनाते ऑक्सीडेशन में चेंज आया हो। कैसे, जरा ध्यान से देखना यार, यहां पे +1 है, आई रिपीट, ऑक्सीडेशन का चेंज तो यहां से यहां आया है, ठीक है, Cu+2 Cu+1 में बदल गया, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स बनने की बात आई तो एक्सेस ऑफ KCN जो है उसने रिएक्शन इससे नहीं की, उसने रिएक्शन +1 वाले से की है, +2 वाले से नहीं की। रिएक्शन उसने किससे की है, +1 वाले से की है। तो +1 वाले से की है तो +1 वाला ही तो कंपाउंड बनाएगा। ये बात समझ में आई, क्लियर है। तो फिर आप बोलोगे सर आप हमेशा कहते हो यूजुअली ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाती है। अरे भाई कहां होती है, तो याद करो जो अपन ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं, सोडियम नाइट्रोक्साइड पढ़ते हैं, वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आता है। वहां पर क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए, आने वाली ऑक्सीडेशन स्टेट उससे डिफरेंट होती है, क्योंकि वहां पे ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है और वो 2 के बजाय 3 इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है, 2 के बजाय 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने वाला होता है, जिसकी वजह से वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा है, बहुत ध्यान से देखिए भाई। हाँ, higher oxidation state of transition elements are found to be in the combination with A and B which are, जरा ध्यान से सुनना। होता क्या है कि जो ये क्वेश्चन को पहले समझो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं सामने से हटे जाता हूं, जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखना। The higher oxidation state of transition element are found to be in the combination of A and B। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो कहना क्या चाह रहा है, बात को समझने की कोशिश करो। वो कहना ये चाह रहा है, आप याद करें मैंने भी पढ़ाते समय डी ब्लॉक में ये पॉइंट अंडरलाइन करवाया था, बताया था कि बेटा इस पॉइंट को ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हैलाइड के केस में जैसे ऑक्साइड की बात करूं तो मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, ये Mn2O7 है, हाँ है, ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, हाँ है। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीज जो है वो अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्साइड बना रहा है, हाँ सर बना रहा है। क्या कभी किसी ने MnF7 सुना? नहीं सर, नहीं सुना, लेकिन ये बनाता है MnO3F। मतलब यह है कि मैग्नीज अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, या अदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की भी बात करें तो वो प्योर हैलाइड नहीं बनाते, वो प्योर हैलाइड नहीं बनाते, वो ऑक्सी हैलाइड बनाते हैं। कहने का मतलब है ये है कि वो अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में 2 एलिमेंट का सपोर्ट लेते हैं, ऑक्सीजन और फ्लोरीन का। ये बात समझ में आ गई। मिक्स हैलाइड बनाते हैं, मिक्स ऑक्सी हैलाइड बनाते हैं। प्योर ऑक्साइड वो बना सकता है, वापस से बोलता हूं, इससे पहले कोई कंफ्यूज हो जाए मैं पहले ही बोले देता हूं, दोबारा से बोले देता हूं। प्योर ऑक्साइड वो बना सकता है, प्योर हैलाइड नहीं बना सकता। हैलाइड कैसे बनता है हायर ऑक्सीडेशन में? ऑक्सीजन के सपोर्ट से। किसके सपोर्ट से? ऑक्सीजन। तो ये हैलाइड बन रहा है, लेकिन प्योर हैलाइड नहीं बन रहा, ऑक्सी हैलाइड बन रहा है हायर ऑक्सीडेशन में, ठीक है।
तो फाइनल आंसर क्या हो गया बेटा? ए। फाइनल आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा। एक मेटल है प्रेजेंट इन इंसुलिन एंड हीमोग्लोबिन आर रिस्पेक्टिवली। तो भाई कौन से वो मेटल है? हीमोग्लोबिन का तो सभी को पता है कि उसमें कौन होता है? आयरन। बस इंसुलिन का और पता कर लो, क्या होता है? जिंक। मेमोरी बेस है, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहां पे लाया हूं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए भाई। Among the CuF2, CuCl2 and CuBr2 क्या है? CuF2 आयनिक होता है? हाँ बिल्कुल होता है भाई। फ्लोराइड के कहीं पे एक आध इक्का दुक्का जैसे BeF2 वो कोवेलेंट होता है ना, कहीं पे एक आध जगह ऐसा होता है, अदरवाइज हैलाइड्स जो होते हैं, फ्लोराइड्स जो होते हैं, उनके कंपाउंड ज्यादातर आयनिक होते हैं। ठीक है, तो ये बात सही है। CuF2 कैसा होता है बेटा? आयनिक। बाकी जो इसके होते हैं क्लोराइड ब्रोमाइड वो सब कैसे होते हैं? कोवेलेंट। अच्छा, कुछ बच्चे बोलेंगे सर CuI2 कहां गया? तो शायद वो बच्चे भूल गए होंगे, तो याद दिला दूं। CuI2 जो होता है वो Cu2I2 प्लस I2 में कन्वर्ट हो जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर है भाई? हाँ, और ये अनस्टेबल होता है। कैसा होता है? अनस्टेबल। क्लियर है? कैसा होता है? अनस्टेबल। अच्छा, बोथ CuCl2 एंड CuBr2 आर कोवेलेंट। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। CuF2 CuCl2 आर आयनिक। गलत। CuF2 CuCl2 एज वेल एज CuBr2 ऑल आर आयनिक, ये भी गलत। जो ऊपर के दो स्टेटमेंट है वही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। CuSO4 है, एक्वस अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या बनेगा? तो पहले तो ये देख लें कि X क्या बनेगा, फिर उसके बाद ऑप्शन भी देखेंगे। तो भाई X जो है वो बनेगा CuNH3 2 प्लस, यानी कि बाहर SO4 भी जुड़ा होगा ऐसे, CuNH3 SO4, और इसको बोलते हैं सिड्जर कॉम्प्लेक्स। ओके, अच्छा, पैरामैग्नेटिक होता है, D9 सिस्टम है, +2 ऑक्सीडेशन है, D9 सिस्टम है तो पैरामैग्नेटिक होता है, ये बात क्लियर है सभी को। कलर्ड होता है, ब्लू कलर होता है, कैसा होता है? डीप ब्लू। और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, आई रिपीट, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसका बोर मैग्नेटॉन 1.73 होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो फाइनल आंसर समझ में आ गया होगा, ऑल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पर्पल ऑफ कसीस, कसीस बोलते हैं हिंदी में, बोले ना, वैसे तो कैसियस हो गया लेकिन कसीस, ठीक है ना, हिंदी में अगर बोले तो। क्या है? मेमोरी बेस है, और क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन है, किसका? गोल्ड का, याद रखना है। आगे बढ़े। मैग्नीज स्टील इज यूज फॉर मेकिंग रेलवे ट्रैक, ठीक है ना, बिकॉज, किस लिए? देखिए, मैग्नीज की परसेंटेज आप जितनी बढ़ाएंगे, मेटलर्जी में भी हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था, और डी ब्लॉक में भी मैंने ये क्वेश्चन बताया था, और यहां पे भी बता रहा हूं, जरा ध्यान से देख लीजिएगा। जितनी ज्यादा आप मैग्नीज का यूज बढ़ाएंगे, स्टील का वो स्टील में या जो भी आयरन है, आयरन में हार्डनेस क्या होगी? बढ़ेगी। तो रेलवे ट्रैक हमें कैसे चाहिए होते हैं? बहुत मजबूत चाहिए होते हैं, इतनी भारी उसमें ट्रेन चलती है ना, तो रेलवे ट्रैक्स हमको कैसे चाहिए होते हैं? बहुत मजबूत चाहिए होते हैं, तो उसके लिए हार्डनेस को बढ़ाना पड़ता है। तो आयरन में मैग्नीज की परसेंटेज को बढ़ा दिया जाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट एक्ट एज लुईस एसिड बिकॉज, ठीक है ना, जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे है ना, एक्ट एज लुईस एसिड बिकॉज। तो भाई इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? तो इसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है कि वो कॉम्प्लेक्स बनाने में बिलीव करते हैं। अब जब कोई कॉम्प्लेक्स बनता है तो उसमें जो सेंट्रल मेटल होता है, अभी अभी हमने एक कॉम्प्लेक्स पढ़ा CuNH3 है ना, होल 2 प्लस, यस आर नो। तो ये जो हमने कॉम्प्लेक्स पढ़ा, तो इसमें कॉपर क्या कर रहा है? कॉपर इलेक्ट्रॉन लेने का काम कर रहा है। इलेक्ट्रॉन लेने वाला कौन होता है? लुईस बेस होता है। ये बात समझ में आ गई।
तो ट्रांजिशन एलिमेंट इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट एक्ट एज लुईस एसिड बिकॉज, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं लिगैंड से लोन पेयर लेकर। ओके, बोर्डेक्स मिक्सचर क्या होता है, ये एक और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ब्लॉक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। बोर्डेक्स मिक्सचर का यूज एज ए फंजीसाइड्स होते हैं, यानी कि फंगस के जो भी होते हैं उनको रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए, क्योर करने के लिए इन्फेक्शन को यूजली इसका यूज किया जाता है। और फाइनली अगर आपसे पूछा जाए कि भाई बोर्डेक्स मिक्सचर क्या होता है, तो बता देना कॉम्बिनेशन होता है सल्फेट और हाइड्रोक्साइड का। आई रिपीट, कॉम्बिनेशन होता है किसका, सल्फेट और हाइड्रोक्साइड का। ओके, चलिए, तो CuSO4 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बात ध्यान रखना, CuSO4 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए, पिकॉक और एक और क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। पिकॉक और किसे कहते हैं, तो भाई इसको कहते हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर इस तरह के पॉइंट्स या इस तरह के क्वेश्चंस क्यों लाए, बेटा इसलिए लाया, कभी कभी किस्मत अगर अच्छी होती है, ठीक है, तो कभी कभी एडवांस में एक दो क्वेश्चन ब्लॉक केमिस्ट्री से थ्योरी बेस भी पूछ दिए जाते हैं। लेकिन किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं होती है, कई बार क्वेश्चन कुछ इस तरह के पूछ दिए जाते हैं जो अगर आपको पता है, आपने कभी पढ़ा है, तब तो आप उन क्वेश्चंस को बता दोगे, और नहीं तो उन क्वेश्चंस को कोई छू भी नहीं सकता। तो मैंने इसीलिए जानबूझ करके इस तरह के क्वेश्चंस को टच किया है कि कभी भी कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन उठ के आए तो आप उसको सॉल्व कर सको। ओके, तो ध्यान रखिएगा Cu5FeS को, इसको हम पिकॉक और के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। K2CrO4 has yellow color due to charge transfer। बात तो बिल्कुल सही है, इसमें जो CrO4 2- होता है, हाँ, वो येलो कलर ही होता है और ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर होता है। पहला स्टेटमेंट तो क्या है, ट्रू। CrO4 2- आयन इज टेट्राहेड्रल इन शेप, यार ये भी बात सही है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये है कि इसमें जो चार्ज ट्रांसफर जो एक्चुअल में जो हो रहा है वो CMA और लिगैंड के बीच जो डिफरेंस ऑफ चार्ज है उसकी वजह से बड़े आसानी से इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज ट्रांसफर हो रहा है ऑक्सीजन टू क्या कहते हैं, क्रोमियम। ठीक है ना, तो ये आप इसका एक परफेक्ट रीजन नहीं मान सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि ये दोनों स्टेटमेंट अपनी अपनी जगह क्या है बेटा, सही है। तो फाइनल आंसर इज बॉम्बे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। CrO3 रिएक्ट विद HCl, चलो ठीक है, एंड फॉर्म्स क्रोमाइल क्लोराइड। ठीक है, क्रोमाइल क्लोराइड यानी कि CrO2Cl2 हैज टेट्राहेड्रल शेप। या दोनों बातें अपनी अपनी जगह सही है कि CrO3 जो है HCl के साथ फाइनली मिलकर के क्रोमाइल क्लोराइड बनाता है, ये बात सही है। रिएक्शन के दौरान इन दोनों का फॉर्मेशन होता है और ये बनते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। टेट्राहेड्रल भी है, दोनों बातें सही हैं, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आंसर इज बी। ठीक है, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी बेटा बहुत अच्छा है, जरा ध्यान से देखना। ये कह रहा है कि अमोनिया जो है ये कॉम्प्लेक्स बनाता है किसके साथ, कॉपर के साथ, इन बेसिक मीडियम, ना कि एसिडिक मीडियम में। तो इसके लिए ट्रू स्टेटमेंट क्या होगा, वो वहां पे जो टू छपा है एक्चुअल में वो ट्रू स्टेटमेंट है। तो जरा ध्यान से समझिएगा कि क्या होगा। देखिए, अमोनिया जो होता है वो खुद लिगेंड की तरह बिहेव करता है, हाँ करता है, लेकिन अगर इसको एसिडिक मीडियम में मैं रखूंगा तो ये H+ आयंस के साथ, जिनको हम प्रोटॉन भी कहते हैं, तो ये क्या बना लेगा, NH4+ बना लेगा, हाँ बना लेगा। अब यहाँ पे दो बातें होंगी, पहली NH4+ खुद लिगैंड की तरह बिहेव करेगा नहीं, और अमोनिया वहां पे लिगैंड की तरह बिहेव करने को बचेगा नहीं, क्योंकि वो तो सारा NH4+ में कन्वर्ट हो चुका होगा। तो बाय द एंड समरी इज दिस, मीडियम का बेसिक होना जरूरी है, क्योंकि बेस में सॉल्युबल होता नहीं है, तो अमोनिया वहां पे आराम से अवेलेबल होगा। तो इसलिए अमोनिया क्या करता है, कॉपर आयन से बेसिक मीडियम में तो आराम से रिएक्शन दे देता है,
लेकिन एसिडिक मीडियम में इसीलिए रिएक्शन नहीं दे पाता है क्योंकि H+ से रिएक्ट करके अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है और अमोनिया की प्रेजेंस वहां पे खत्म हो जाती है। तो फाइनल जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 2। इन एसिडिक सॉल्यूशन प्रोटॉन कोऑर्डिनेट विद अमोनिया, है ना, मॉलिक्यूल प्रोटॉन कौन, वही H+ एंड फॉर्म NH4+, ठीक है ना। आगे, एंड अमोनिया मॉलिक्यूल्स आर नॉट अवेलेबल, ठीक है ना, अमोनिया मॉलिक्यूल्स आर नॉट अवेलेबल, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा भाई। ट्रांजिशन एलिमेंट दैट हैज लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इज, आंसर इज जिंक, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाईएस्ट भी मैंने बताया था वेनेडियम की होती है, लोएस्ट मैंने बताया था जिंक की होती है, ध्यान रखिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिमेंट दैट यूजुअली नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज। भाई देखो बहुत ध्यान से सुनना, है क्या, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पहले आप इसको अच्छे से ध्यान से देख लो, फिर मैं इसके बारे में थोड़ा आपको एक्सप्लेनेशन दूं, ठीक है। देख लिया, चलिए। बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि वो गलत सलत पढ़ के बैठे होते हैं। स्कैंडियम को बहुत से लोग हैं पढ़ा देते हैं कि ये +2 भी शो करता है, +3 भी शो करता है। मैं कुछ नहीं कहता हूं, मैं सिर्फ एक लाइन कहता हूं कि भाई एनसीईआरटी पढ़ो, उसमें साफ लिखा हुआ है कि ये केवल और केवल +3 शो करता है। बात समझ में आ रही है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर तो हमेशा एनसीईआरटी को बोलते हैं मत पढ़ो मत पढ़ो, नहीं, मैंने मत पढ़ो कभी नहीं बोला, मैंने बोला है सिर्फ एनसीईआरटी को ही मत पढ़ो भाई, और जो नोट्स दिए जाते हैं वो भी पढ़ो, मैंने ये बोला है, ठीक है ना। ये बात हमेशा ध्यान रखना मेंस और एडवांस में, ठीक है ना। एक बहुत बड़ी सिमिलरिटी है, बहुत बड़ी, क्या, कि क्वेश्चन में वेरिएशन तो आते हैं, क्वेश्चन में वेरिएशन तो आते हैं, लेकिन दोनों को ही, दोनों में मतलब लेवल अलग अलग होता है, ये बात मैं मानता हूं, लेकिन दोनों को ही केवल और केवल एनसीईआरटी के दम पे क्लियर नहीं किया जा सकता। और ये मैं सिर्फ इनऑर्गेनिक के रिस्पेक्ट में नहीं कह रहा, मैं सबके रिस्पेक्ट में कह रहा हूं, पूरी की पूरी, चाहे वो मेंस हो चाहे वो एडवांस हो, कुछ भी हो। मैं कितने ही क्वेश्चन आपको बता दूं हाँ, जिनका एनसीईआरटी में कहीं से कहीं तक कोई डिस्कशन प्रॉपर नहीं है, लेकिन वो एडवांस में और मेंस में पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो मैं कितने ही छोड़ो, मैं तो 2 क्वेश्चन भी अगर आपको उस तरह के दे दूं तो आप मुझे वो एनसीईआरटी में ढूंढ के बता दो कि एनसीईआरटी में देखो सर यहाँ पे ये दिया हुआ है जिसके बेसिस पे ये सॉल्यूशन आएगा और ये आंसर हो जाएगा। ऐसे बहुत से, ऐसी बात नहीं है कि बच्चे आप लोग देखते नहीं हो, आप लोग देखते भी हो, लेकिन होता क्या है ना, लोग इतना पंप कर देते हैं एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी, आपके दिमाग में भी वही फीड हो जाता है। बात समझ में आ रही है ना। किसी, वो कहते हैं ना झूठ को 100 बार कहो तो वो भी सच दिखाई देने लगता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, मैं भी कह रहा हूं भाई पढ़ना चाहिए, बिल्कुल गलत नहीं है इसमें कुछ भी, पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के आप क्या कहते हैं मेंस एडवांस निकाल दोगे तो बहुत गलत फहमी में जी रहे हो, ऐसा कतई नहीं है। मेंस में सिर्फ सिलेक्शन पालोगे, लेकिन एडवांस में तो वो भी नहीं नसीब होगा। तो भाई कुछ एडवांस स्टडी करनी पड़ती है क्योंकि पेपर का लेवल ही बहुत तगड़ा होता है और वो आपको खुद देखने को मिल जाएगा। कट ऑफ कितनी आती है मैं नहीं बोलूंगा, एक बार किसी से पता करना तो समझ में आ जाएगा। कट ऑफ कितनी आती है आप देख लेना, ठीक है। तो अगर इतना ही आसान होता ना सब कुछ, तो कट ऑफ जो जाती है, जिस तरह की आती है कट ऑफ, वो मतलब क्या ही बोलूं, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है। तो एक बार खुद पता करना, आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी कि कितनी कट ऑफ आती है। ओके, चलिए। तो ये बात चल रही थी कि भाई स्कैंडियम का, तो स्कैंडियम +3 होता है। कई बच्चों ने मुझसे भी पूछा, पता नहीं वो कहां से पढ़ के आ गए +2 नहीं होता, पहले ही क्लियर कर रहा हूं, केवल और केवल ओनली +3 शो करता है, ओनली +3, ठीक है। हाँ, बाकी सब है, कॉपर +1 +2 भी देता है, वेनेडियम भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन शो करता है, टाइटेनियम भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, लेकिन स्कैंडियम है जो केवल और केवल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन MnO2 is fused with KOH colored compound is formed, ठीक है साहब, the product and its color is, बताइए भाई क्या हो सकता है, उसका कलर क्या हो सकता है। तो देखो यार सीधी सी बात है, MnO2 है ना,
और वो KOH है। तो KOH और MnO2 आपस में रिएक्ट करेंगे। MnO2 पहले ही क्लियर कर दो, एम्फोटेरिक नेचर का होता है। फाइनली ये क्या बनाएंगे बेटा, K2MnO4 का फॉर्मेशन करेंगे। किसका फॉर्मेशन करेंगे, K2MnO4 का। भाई बेसिक मीडियम है ना, और ये चीज बेसिक मीडियम में ही क्या होती है, हाईली स्टेबल होती है। याद करो MnO4 2- बेसिक मीडियम में ही सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, और सबसे मजे की बात ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। तो फाइनल आंसर क्या होता है, ए होता है। क्लियर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The product of oxidation of I- with MnO4- in alkaline, ठीक है, alkaline medium is। देखिए MnO4- जो है, हाँ, वो alkaline medium में क्या करेगा, I- से अगर रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा। भाई बहुत सीधी सी बात है कि MnO4- हाँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का तो काम करता ही है, ये तो आपको पता ही है। और I- को आप एक बार डी ब्लॉक उठा करके देख लेना, मैंने ये रिएक्शन उसमें कराई हुई है। I- को वो IO3- में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि आयोडेट आयन में बदल देगा। किस में बदल देगा बेटा, आयोडेट आयन में कन्वर्ट कर देगा। तो फाइनल आंसर इज ए। आई रिपीट, फाइनल आंसर इज ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जो कैटलिस्ट हम यूज करते हैं, आई रिपीट, जो कैटलिस्ट हम यूज करते हैं किसमें, बॉश प्रोसेस में, ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ H2, ठीक है ना, हाइड्रोजन बनाने में, ठीक है, यूज करते हैं। बॉश प्रोसेस जिसे हम क्या कहते हैं, वो वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं अगर याद हो। तो उसमें कैटलिस्ट कौन सा यूज होता है, मैंने अंडरलाइन कराया था, मार्क कराया था, मेमोरी बेस है, याद रखने वाली चीज है कि Fe2O3 प्लस Cr2O3 ये दोनों मतलब कॉम्बिनेशन कैटलिस्ट का काम करते हैं। आंसर इज डी। ओके, तो होपफुली आपको याद आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ऑल इट्स प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन रिजेंबल, हाइड्रोजन किस चीज से, किससे रिजेंबल करता है इनमें अगर देखा जाए तो भाई केवल एल्कली मेटल से ओनली नहीं, हैलोजन से नहीं, दोनों से रिएक्ट, दोनों से मैच करता है। एल्कली मेटल से भी और हैलोजन से भी, दोनों तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। +1 -1, यस और नो, दोनों के साथ सुटेबल है, ठीक है ना। जैसे NaX बनाते हैं ना अपन NaCl, वैसे NaH बना लेते हैं जिसमें वहां पे Cl- होता है या H- होता है, ठीक है। तो दोनों में ये चीज क्या कहते हैं, फिट बैठती है। क्लियर है भाई। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए आज भी हम कहते हैं कि हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो आज भी फिक्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से देखना। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, ये कह रहा है कि जिसमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होगी। सबको पता है मेटल विद नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। अच्छा, मेटल विद बेस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। नेल्सन सेल जो रिएक्शन है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl, उसमें भी हाइड्रोजन सब रिलीज हो सकती है। लेकिन जहां नहीं हो रही है वो कौन सी है बेटा, रिएक्शन विद जिंक विद कंसंट्रेटेड H2SO4। याद करो ऑक्सीडाइजिंग एसिड है और इसमें हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एट हाई टेम्परेचर, ठीक है ना, पैरा हाइड्रोजन इज, ठीक है, क्या होती है, मेमोरी बेस है, इंपॉर्टेंट भी है, मेमोरी बेस भी है, लिखवाया हुआ है, लेस स्टेबल होती है देन ऑर्थो हाइड्रोजन, ठीक है ना। मैंने बाकायदा दोनों को पास बनवाया था, ऑर्थो और पैरा दोनों को बताया था, और सब बताया था कि रूम टेम्परेचर, लो टेम्परेचर कहाँ क्या होती है, वो सब लिखवाया हुआ है। तो लेस स्टेबल होती है ना, पैरा हाइड्रोजन इज लेस स्टेबल एंड देन ऑर्थो हाइड्रोजन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्परेरी हार्डनेस इज कॉज्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, याद करिए हार्डनेस दो टाइप की होती है, एक टेम्परेरी होती है और एक परमानेंट। टेम्परेरी जो होती है वो बाइकार्बोनेट्स की वजह से होती है क्योंकि इनको रिमूव करना आसान होता है, और जो परमानेंट हार्डनेस होती है वो सॉल्युबल सॉल्ट्स की वजह से होती है, लाइक क्लोराइड, सल्फेट एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज नॉट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या नहीं है भाई,
सबको पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट सब कुछ है, ब्लीचिंग एजेंट की भी तरह काम होता है, सब कुछ है, बस डिहाइड्रेटिंग एजेंट नहीं है, पानी को रिमूव करना इसका काम नहीं है, वो कंसंट्रेटेड H2SO4 बहुत अच्छे से कर लेता है। Which of the following is true structure of hydrogen peroxide? बेटा ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर है, अगर आप लोगों को पता हो, ओपन बुक लाइक ओके स्ट्रक्चर होती है, अगर आपको पता हो, ठीक है ना, और सामने वो स्ट्रक्चर बनी हुई है, ध्यान से देख लीजिए। दो अलग अलग स्ट्रक्चर होती हैं, गैसियस फॉर्म में अलग होती है, सॉलिड फॉर्म में अलग होती है, सारी स्ट्रक्चर्स के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड H2O2 इज, देखो यार ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, जैसा कि मैंने बोला कि ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना, और ये यहां पे लोन पेयर होते हैं, क्या होते हैं बेटा, लोन पेयर लाइक दिस। तब आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, एक ऑक्सीजन पे फोकस करिए, दो बॉन्ड हैं, दो लोन पेयर हैं, यानी कि sp3 वाला केस है, आंसर क्या होगा, डी। ओके, नेक्स्ट केस, कैलगॉन क्या है, कैलगॉन इज एन इंडस्ट्रियल नेम गिवन टू किसका, देखिए सोडियम मेटाफॉस्फेट इसको बोलते हैं, लेकिन ये मेटा फॉर्म होती है जो पॉलीमर में मिलती है, क्या होता है बेटा, मेटा फॉर्म होती है जो किस में मिलती है, पॉलीमर में मिलती है, यानी कि होल N। अब N की वैल्यू अगर मैं कितनी ले लूं, 6 ले लूं, यानी कि ये क्या हो जाएगा, Na6P6O18, तो ये कैलगॉन कहलाएगा। तो सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट कैलगॉन कहलाता है, जो वाटर प्यूरिफिकेशन में यूज होता है, जो वाटर प्यूरिफिकेशन में बेटा यूज होता है। तो होपफुली ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन अगर डिफरेंट है तो किस में है, बेटा दोनों के स्पिन अलग अलग होते हैं, ठीक है ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, वो भी किसके, न्यूक्लियस के, इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा, ठीक है ना, दोनों के स्पिन अलग अलग होते हैं, तो स्पिन में ये अलग होते हैं, न्यूक्लियस स्पिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वाटर सॉफ्टनिंग हाँ बाय क्लार्क प्रोसेस यूजेस, वाटर सॉफ्टनिंग के लिए क्लार्क प्रोसेस में क्या यूज किया जाता है, सबको पता है बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है, किसका यूज किया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है, होपफुली सबको पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस हाइड्रोलिथ विद डाई हाइड्रोजन, इनमें से वो कौन सा मेटल है जिसको हम हाइड्रोजन के साथ अगर रिएक्ट करा दें तो फाइनली वो क्या बनाएगा, हाइड्रोलिथ बनाएगा। तो कैल्शियम हाइड्राइड यानी कि CaH2 को हम फाइनली हाइड्रोलिथ के नाम से जानते हैं, यानी कि आंसर होगा डी। हमेशा बोला है कॉमन नेम याद रखिए, जरूरी होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्की गैस कौन सी है, लाइटेस्ट गैस, सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो भाई सबको पता है कि हाइड्रोजन है, ठीक है। चलिए सिंपल सिंपल है भाई, हाइड्रोजन के क्वेश्चन है, हाइड्रोजन कंपाउंड के ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। आगे, एड्सॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन बाय मेटल इज कॉल्ड, बेटा जो मेटल सरफेस पे हाइड्रोजन पास कराई जाती है, वो हाइड्रोजन एड्सॉर्ब हो जाती है, उसको हम बोलते हैं ऑक्लूजन, यानी कि ऑक्लूडेड हाइड्रोजन बोलते हैं, ठीक है ना। और पैलेडियम प्लेटिनम में ये बहुत अच्छी टेंडेंसी होती है, इस तरह के मेटल्स में बहुत अच्छी टेंडेंसी होती है हाइड्रोजन को एड्सॉर्ब करने की। ओके, हाँ लिस्ट को मैच कराना है, जरा ध्यान से देखना है। हैवी वाटर किसे कहा जाता है भाई, D2O को कहा जाता है, यानी कि 1 का C। अब 1 का C देखिए, एक तो 1 ऑप्शन में है, A ऑप्शन में, और एक D ऑप्शन में है, तो कहने का मतलब है ये दोनों तो बेचारे वैसे भी नहीं होंगे, तो अब इन्हीं दोनों में हमें वॉच करना है, A और D में वॉच करना है। अच्छा, सॉफ्ट वाटर किसको माना गया है, सॉफ्ट वाटर उसको माना गया है जिसमें कोई फॉरेन आयंस नहीं होते, पार्टिकल्स नहीं होते ना इस तरह के, ठीक है। तो यानी कि 3 का क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए।
तो 3 का बी भी बाई चांस दोनों में दिया हुआ है। चलो तो अब टेम्परेरी हार्डनेस की बात करें किसकी वजह से होती है, वो बाइकार्बोनेट्स की वजह से होती है। बात समझ में आ गई, यानी कि 2 का क्या होना चाहिए ए, और परमानेंट जो हार्डनेस होती है वो सल्फेट की वजह से ही होती है, यानी कि फाइनल आंसर क्या हो गया डी। तो टेम्परेरी हार्डनेस बाइकार्बोनेट्स की वजह से, परमानेंट हार्डनेस जो होती है वो सल्फेट और क्लोराइड्स की वजह से होती है। बहुत अच्छे से सॉल्युबल होते हैं, रिमूव करना इतना आसान नहीं होता, इसलिए परमानेंट हार्डनेस बोल देते हैं। बाइकार्बोनेट्स को रिमूव करना आसान होता है, इसलिए टेम्परेरी हार्डनेस बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक रिएक्शन है बेटा, जिसमें हम H2S की रिएक्शन जो है करवा रहे हैं। किसके साथ, बहुत ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ। ओके, अब बात आती है कि जब ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो ये एक तरह की कैसी प्रॉपर्टी है, तो मैं रिएक्शन दिखाई देता हूं, आप प्रॉपर्टी मैच कर लीजिएगा। H2O2 ब्रेक हुआ H2O प्लस O में, और ये सामने H2S आया और ये ऑक्सीजन से रिएक्ट किया और H2O बना और S निकल के बाहर हो गया, एंड फाइनली ये कैंसिल हो गया। तो बाय द एंड समरी इज दिस, आप खुद समझ जाइए कि ये कैसी प्रॉपर्टी है, एंड उम्मीद करता हूं आप अच्छे से समझ गए होंगे। दिस इज द ऑक्सीडाइजिंग नेचर। क्या है बेटा ये जस्ट अ सेकेंड, दिस इज द ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ओके, अरे भाई क्या प्रॉब्लम हो रही है, हाँ ये क्या है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर है किसका, यहां पे थोड़ा गलत छपा हुआ है, अब सही है, H2O2 का। किसका, H2O2 का। ठीक है, पहले मैंने राइट का निशान इसीलिए हटा दिया था, मुझे लगा कि गलत ऑप्शन है, लेकिन अब समझ में आया वो मिसप्रिंट हो रहा है। तो ये फाइनली ऑक्सीडाइजिंग नेचर है किसका बेटा, H2O2 का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब जियोलाइट्स को हम यूज कर रहे होते हैं, व्हेन जियोलाइट इज ट्रीटेड विद हार्ड वाटर, जियोलाइट है ना इज ट्रीटेड विद हार्ड वाटर, द सोडियम आयन एक्सचेंज विद, बताओ भाई सोडियम आयन का एक्सचेंज किसके साथ होता है। तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो पूरे समय हमने कैल्शियम और मैग्नीशियम पे फोकस किया है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, अरे हाँ या ना, तो फाइनल आंसर क्या होगा बेटा, कैटाइंस को ही हम रिमूव कर रहे होते हैं, उन्हीं के एक्सचेंज चल रहे होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस के। ओके, तो ये भी हो गया एक हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन भी अच्छा है बेटा, परमानेंट हार्डनेस इन वाटर कैन नॉट बी, है ना, क्योर्ड बाय। जरा ध्यान से सुनना, दो तरह की हार्डनेस होती है, इतनी बार बोल चुका हूं, परमानेंट और टेम्परेरी। परमानेंट हार्डनेस जो होती है वो आयन एक्सचेंज से हटाई जाती हैं, उसके लिए आप क्या कहते हैं, कई तरह के रेजिन मेथड भी यूज कर सकते हैं, अदर मेथड भी यूज हो सकता है ना, जियोलाइट मेथड भी यूज हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा और क्या यूज कर सकते हैं आप, वॉशिंग सोडा के थ्रू, कैल्वन मेथड के थ्रू परमानेंट हार्डनेस को आप रिमूव कर सकते हैं। जबकि होता क्या, टेम्परेरी हार्डनेस के लिए हम बॉइलिंग यूज करते हैं और क्लार्क मेथड यूज करते हैं। तो फाइनल आंसर जो यहाँ पे आएगा वो क्या आएगा बेटा, बॉइलिंग। बॉइलिंग के थ्रू परमानेंट हार्डनेस को नहीं हटाया जा सकता, वॉशिंग सोडा, आयन एक्सचेंज, कैल्वन, इनके थ्रू हटाया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, जरा ध्यान से देख लीजिएगा। आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन, सबको पता है यार, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, तीन तरह के इसके आइसोटॉप्स होते हैं, जिसमें से ध्यान रखना ट्रिटियम जो होता है वो थोड़ा सा रेडियो एक्टिव टाइप का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो फिनिश हो गया। तो ये थे बेटा हमारे आज के सारे क्वेश्चंस, होपफुली आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हुई होगी, और डी एंड एफ ब्लॉक पे बेटा ज्यादा फोकस करिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।